वेलकम चिल्ड्रेन। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 11 है। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक प्रिंसिपल्स एंड हिस्ट्री एंड चैप्टर्स ओवरव्यू एंड टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और आज हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसमें हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स एंड मेकिंग होस्ट कॉम्पिटेंट। तो आज की ये सेशन शुरू होने से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या जानते हैं आप, अगर नहीं जानते तो एक बार रिकैप कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आप क्या क्या जानते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप पढ़ चुके हैं। देन क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इसके बारे में हम प्रीवियस मतलब फर्स्ट सेशन जो इसका था उसी में हम आपको पढ़ा चुके हैं। देन बेसिक डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट सेल, ये सबका जो सेल वॉल होता है, इनका सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है, वो भी आपको जानना जरूरी है। बेसिक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, जो कि हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। देन केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, ये भी हम पढ़ चुके हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो आपके लिए इतना जानना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू दिस चैप्टर। और अभी देखते हैं कि इस चैप्टर का ख़त्म होने से और ये सेशन के जैसे ही ख़त्म होगा तो आप क्या क्या सीखेंगे इस सेशन से। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड, you can describe the types of cloning vector and its characteristics, you can explain the structure of PBR322, and you can elaborate various mechanism to make host cell competent to accept recombinant DNA। तो चलिए बच्चों एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम आपको टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं और लास्ट सेशन में भी हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे। तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 4 चीज़ हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, जो कि है एंजाइम्स, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़े, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दूसरा टूल है, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, इसके द्वारा डीएनए को सेपरेट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। सो ये 4 सबसे बेसिक टूल्स होता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो चलिए देखते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम, जैसे हमने आपको बताया कि क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोनिंग वेक्टर से। व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर? सबसे पहले हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट जो है, ए क्लोनिंग वेक्टर इज ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए into which a foreign DNA can be inserted for cloning process। क्लोनिंग तो आप जानते हो बच्चों। अभी देखो हमको किसी होस्ट सेल में किसी डीएनए को या फिर किसी जीन को डालना है, तो उस जीन को जो कैरी करके ले जाता है होस्ट तक, उसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए। तो ये वेक्टर डीएनए वेक्टर डीएनए क्या है? जो कि फॉरेन डीएनए, यानी हम मान लो ये एक वेक्टर डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है और इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको जो डिज़ायरेबल डीएनए चाहिए वो डिज़ायरेबल डीएनए हम लेंगे। और डिज़ायरेबल डीएनए मान लो किसी ऑर्गेनिज्म से हमने लिया, इतना है हमारा फॉरेन डीएनए। और ये जो डीएनए अभी बन गया, ये डीएनए अभी ट्रांसफ़र होगा होस्ट में, जिसमें हमको ये पर्टिकुलर डीएनए चाहिए, ठीक है। तो ये जो फॉरेन डीएनए है उसको किसने कैरी किया? ये जो ब्लू कलर वाला डीएनए, सर्कुलर डीएनए था, उसने कैरी किया, तो उसको हम बोलेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। सो इसको हम क्लोनिंग पर्पस के लिए इंसर्ट कर रहे हैं होस्ट सेल में, एंड जो कि एक फॉरेन डीएनए, डिज़ायरेबल डीएनए को कैरी करता है, ठीक है। सो ए वेक्टर इज ए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड to carry a foreign DNA
into the host cell. जैसे हमने आपको बताया, it has the ability to self-replicate and integrate into the host cell. These vectors have helped in analyzing the molecular structure of DNA. तो देखो बच्चों, मैं ये डायग्राम को मिटा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया, वेक्टर होता क्या है। वेक्टर पहला चीज़ है कि ये फॉरेन डीएनए को कैरी करता है और होस्ट सेल तक ले जाता है, ठीक है। दूसरा है, सिर्फ इतना करने से काफ़ी नहीं होता, उसके पास क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। उसके पास एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, वो खुद रेप्लिकेट करना चाहिए किसी दूसरे, जैसे वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है अपना रेप्लिकेशन के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या है, ये खुद अपना कॉपी बना सकता है। इसका मतलब क्या है, ये खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता है और रेप्लिकेशन के लिए जो ओरी साइट वगैरह चाहिए वो सारा इसमें होना चाहिए, ठीक है। और इसके पास ये कैपेसिटी होता है कि ये जो फॉरेन डीएनए कैरी करता है, ये फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में वो इंटीग्रेट करवा सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ये जो वेक्टर है बच्चों, इट कैन बी ए प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लाज्मिड हो सकता है। प्लाज्मिड क्या है हम आपको बताएंगे। सो ए सेल फ्रॉम द हायर ऑर्गेनिज्म और डीएनए फ्रॉम ए वायरस, ये वेक्टर डीएनए फ्रॉम ए वायरस भी हो सकता है। The target DNA is inserted into the specific site of the vector and ligated by DNA ligase. तो ये जो बच्चों हमने ये फॉरेन डीएनए स्पेसिफिक डीएनए बोला, ये स्पेसिफिक डीएनए भी वेक्टर का स्पेसिफिक साइट में ही इंसर्ट होता है और इसको जोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या क्या आपके क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सो सबसे जो कॉमन होता है वो होता है प्लाज्मिड, ठीक है। देन नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज, यानी वायरस का डीएनए भी बन सकता है वेक्टर। देन फेजमिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसी तरह ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी होता है एंड अदर क्लोनिंग वेक्टर्स हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। दीज वेर फर्स्ट वेक्टर्स यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये पहला वेक्टर है जो कि जीन क्लोनिंग में यूज किया गया है। दीज आर फाउंड इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स एंड आर्कीबैक्टीरिया। These are natural extra chromosomal self-replicating DNA molecule. This point is very important. अगर आपको पूछा जाए कि प्लाज्मिड क्या होता है, these are natural extra chromosomal self-replicating DNA molecule usually present in bacteria. Okay, and they have a high copy number एंड पोजेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस इतना ही जान के रखिए कि प्लाज्मिड होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज। सो दीज आर द मोर एफिशिएंट देन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए इंसर्ट। देखो प्लाज्मिड में हम छोटा डीएनए, छोटा एक मान लो एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए कैन बी क्लोन्ड इजीली, बट बड़ा डीएनए हमको अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमको बैक्टीरियोफेज की ज़रूरत है। जनरली फेज लैम्बडा एंड M13 फेज आर कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियोफेजेस इन जीन क्लोनिंग। एंड देन कम टू फेजमिड्स। फेजमिड्स आर आर्टिफिशियल वेक्टर्स, ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है एंड इसको they are used in combination with M13 phase. They possess multiple cloning site and an inducible lock gene promoter. तो ये बच्चों आपका अभी डिस्कशन डिटेल्स में करने की ज़रूरत नहीं है, आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस। देन कम टू बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े हो, आपका जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहीं पर आप इसके बारे में जानते हो। सो दीज आर सिमिलर टू ई कोलाई प्लाज्मिड। ई कोलाई बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसके जैसा
होता है और इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग एफ डैश प्लाज्मिड, ठीक है, एंड दीज आर यूज्ड टू स्टडी द जेनेटिक डिसऑर्डर. They can accommodate large DNA sequence without any risk. Then other cloning vectors में आता है Yeast artificial chromosome, then cosmid retroviral vector, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. बस ये नाम आप याद रखो, इसके बारे में डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको प्लाज्मिड के बारे में डिटेल्स जानना है. तो अभी हम देखेंगे प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड नॉट एसेंशियल. जरूरी नहीं है, ये सब बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होता है. सो ऐसा नहीं है कि अगर ये प्लाज्मिड हम निकाल देंगे बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया मर जाएगा. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट एसेंशियल. ओके, बट दे आर यूजफुल बट नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज. सो मान लो हम इस चर्चिया ले रहे हैं, उसका जितने सारे स्पीसीज है वो सारे स्पीसीज में प्लाज्मिड होगा ऐसा नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, ये उसका सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूजफुल ज़रूर है. तो प्लाज्मिड्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ जीनोम. जीनोम यानी आप जानते हो जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये एक बैक्टीरियल सेल है बच्चों, और बैक्टीरियल सेल का ये है जीनोम यानी उसका न्यूक्लियर डीएनए. इसका न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियोइड में जो डीएनए होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर जीनोम. और ये जो हमने प्लाज्मिड बताया, प्लाज्मिड इज नेवर एग्जिस्ट और प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर डीएनए. ये कोई न्यूक्लियर डीएनए नहीं है, ठीक है. सो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर डीएनए. ये अलग से प्रेजेंट होता है, जैसे ये है प्लाज्मिड, ठीक है. ये सर्कुलर डीएनए आप देख रहे हो, दिस इज प्लाज्मिड. और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये प्लाज्मिड एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. प्लाज्मिड का खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है यानी ओरी होता है. एंड because of the presence of ori for replication, they can replicate along with the cell so that each daughter cell possesses a copy of the plasmid. मान लो ये बैक्टीरिया में जैसे हमने दिखाया कि इसमें प्लाज्मिड है, तो ये सेल जब रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, ये जब डॉटर सेल बनाएगा, तो ये जब डॉटर सेल बना रहा है तब ये जो प्लाज्मिड था ये भी अपना दूसरा कॉपी बना देता है ताकि इसका हर डॉटर सेल में प्लाज्मिड चला जाता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑफन इट कंटेन्स जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स एंड अदर यूजफुल जीन्स, ठीक है. तो हम देखते हैं सबसे पहला प्लाज्मिड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज़ किया गया था वो कौन सा था. द फर्स्ट प्लाज्मिड यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर वाज PSC101 ऑफ साल्मोनेला टाइफिमुरियम इज़ ए बैक्टीरिया. उसी बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसको यूज़ किया गया था. एंड दे शोड दैट ए जीन फ्रॉम ए फ्रॉग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द बैक्टीरियल सेल. तो जो पहला डिस्कवर हुआ था उसमें डिस्कवरी था, उनका पहला रिसर्च था, सक्सेसफुल रिसर्च था, उसमें उन्होंने देखा था कि फ्रॉग का एक जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो रहा है और उस जीन को उन्होंने किस में डाला था, साल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड में डाला था. ओके उसके बाद ये तो पहला बैक्टीरियम था, लेकिन सबसे जो कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है प्लाज्मिड वो है ई कोलाई का प्लाज्मिड, ठीक है. तो ये पूरा रिसोर्स प्रोसेस है उनका यहाँ पर दिया है. ये अगर आप जानना चाहते हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू दिस लेवलिंग्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग इट फॉर एवरीवन. सबके लिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ. तो चलिए अभी देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में और थोड़ा जानेंगे. प्लाज्मिड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जोशुआ लेडरबर्ग इन 1952. सो ये है आपका पक्का डेफिनेशन प्लाज्मिड का बच्चों, इसको आप नोट डाउन करो. प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमसली जगह के पर आप सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी लिख सकते हो. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए, इट कैन ऑकर नेचुरली और कैन बी मेड आर्टिफिशियल.
तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये है न्यूक्लियर डीएनए, इसको छोड़ के इसको कहा जाता है क्रोमोजोमल डीएनए, ठीक है। और इसको छोड़ के कुछ बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और इनहेरिटेबल है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको कहा जाता है प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है ये तो नेचुरली होता ही है कुछ बैक्टीरिया में, इसके अलावा हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों प्लाज्मिड में कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ये देखो, ये है एक प्लाज्मिड का पिक्चर, ये सबसे पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, जैसे हमने आपको बताया कि हम इसको नेचुरली तो होता है और इसको आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं, तो ये हमारा एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसका नाम है PBr322। बच्चों हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो डायग्राम है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये डायग्राम का जो लेबलिंग है, दीज लेबलिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो ये जो प्लाज्मिड है इसका नाम है PBr322। इट इज़ ए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड एंड इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2700 बेस पेयर। और ये डायग्राम बच्चों ज़रूर आप प्रैक्टिस करना। और ये डायग्राम में आप देख सकते हो डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओरी है, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज़ देयर, देन योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। जनरली बच्चों जो प्लाज्मिड होता है नेचुरल ऑकरिंग प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है तो इसमें हमने आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेट किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। यहाँ पर दो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और बाकी जो आप देख रहे हो बच्चों, जैसे ECOR1, CLA1, HIND3, ये सब देख रहे हो, ये सारे है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और ये कौन से जगह पर एक्ट करते हैं, इस प्लाज्मिड का कौन से जगह पर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करते हैं उसको दिखाया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो ROP है ये क्या है, ROP आपका जो है द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर द अदर कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स, दे आर बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, TI प्लाज्मिड, यूकैरियोटिक वायरस such as baculovirus, insect cells, etc. ओके, तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। ए क्लोनिंग वेक्टर शुड पोजेस एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। तो हमने आपको फिर से बता रही हूँ, इसका एक ओरिजिन होना चाहिए जिसके वजह से ये खुद अपना रेप्लिका बना सके, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, इट शुड हैव ए रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द इंसर्शन ऑफ द टारगेट DNA। हमको यहाँ पर फॉरेन DNA को डालना है, तो मान लो हमको फॉरेन DNA को इसमें डालना है, तो इसका एक रेस्ट्रिक्टेड साइट होना चाहिए जिसमें हम फॉरेन DNA को डाल सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होता है उसी साइट में हम फॉरेन DNA को और टारगेट DNA को हम वहीं पर डालते हैं, ठीक है। इट शुड हैव ए सिलेक्टेबल मार्कर विद एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट फैसिलिटेट्स स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। अभी देखो बच्चों, हमने इसमें क्या ऐड किया, फॉरेन DNA को ऐड किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लाज्मिड फॉरेन DNA को ले लेंगे। तो जो फॉरेन DNA को ले लेता है उसको हम बोलते हैं rDNA। तो अभी मान लो ये फॉरेन DNA को ले लिया, रेड कलर है, तो इसको हम बोलेंगे rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA। लेकिन हम जब rDNA बनाते हैं तब सारे प्लाज्मिड जो मीडिया में होते हैं वो
फॉरेन डीएनए को नहीं ले पाते। इसीलिए कौन सा प्लाज्मिड में हमारा टारगेट डीएनए है, कौन सा प्लाज्मिड में टारगेट डीएनए नहीं है, उसको स्क्रीनिंग के लिए हमको क्या चाहिए, एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ये जो प्लाज्मिड है उसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जिसके वजह से हम जान पाएंगे कि इसमें फॉरेन डीएनए एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, यानी ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो जनरली जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है दैट इज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। The next, it should be small in size so that it can easily integrate into the host cell. इसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए ताकि ये होस्ट सेल में आसानी से एंटर कर सके। It should be capable of inserting a large segment of DNA. इसमें एक DNA, मान लो हम टारगेट DNA बड़ा सा डालना चाहते हैं तो वो काम भी हो सके, ऐसा होना चाहिए। इट शुड पोजेस मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इसका क्लोनिंग साइट एक से ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। तो इसके साथ इसका एबिलिटी होना चाहिए कि ये प्रोकैरियोट होस्ट सेल में अगर डालेंगे तो भी काम करेगा और यूकैरियोटिक होस्ट सेल में डालेंगे तो भी काम करेगा। सो ये था एक आइडियल वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम देखते हैं कि वेरी स्पेसिफिक और आपके बुक में जो दिया हुआ है 3 साइट जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, इसमें कोई भी वेक्टर हो उसमें ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है। अगर बच्चों आपको एग्ज़ाम में पूछे कि व्हाट शुड बी द फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, तो आपको ये 3 लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है ओरी साइट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो दिस process marks autonomous replication in vector. Ori is a specific sequence of nucleotide in DNA from where replication starts. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है डीएनए का जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। एंड इसके अलावा ये और क्या करता है, इट रेगुलेट्स द नंबर ऑफ कॉपी of the foreign DNA produced. ठीक है, तो when foreign DNA is linked to this sequence, then along with vector replication, foreign DNA also starts replication. जब हम इसमें foreign DNA यहाँ पर डाल दिया तो क्या होगा, ये DNA जब खुद रेप्लिकेट करेगा उसके साथ साथ ये foreign DNA भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो इसका 2 काम है बच्चों, एक है सेल्फ रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, दूसरा है इट रेगुलेट्स द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द फॉरेन डीएनए टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरा फीचर, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर। सो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, ए जीन हुज एक्सप्रेशन अलाउज वन टू आइडेंटिफाई cells that have been transformed or transfected with a vector containing the marker gene. A marker gene is used to determine if a piece of DNA has been successfully inserted into the host organism or not. Okay, so gene usually encoding resistance to an antibiotic. A selectable marker will protect the organism from a selective agent that would normally kill it or prevent its growth. तो बच्चों आप देखो यहाँ पर मैं बता दूँ सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने आपको बताया कि हम प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमने फॉरेन डीएनए डाला, अभी इसका हमने क्लोनिंग किया और इसको हम वेक्टर में कोई बैक्टीरियल सेल में डालेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग के लिए हम डालेंगे, तो अभी जो ये बैक्टीरियल सेल जिसमें हमने डाल दिया ये प्लाज्मिड को,
तो बैक्टीरियल सेल को हम अभी बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि हमने उसमें फॉरेन डीएनए डाला। सो जिस बैक्टीरियल सेल में ये फॉरेन डीएनए नहीं जाता उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको दो तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे हम कल्चर मीडिया में जब प्लाज्मिड को ऐड कर रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होंगे जिसमें आपका जो फॉरेन डीएनए होगा और दूसरा होगा जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं होगा। तो अभी इसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें फॉरेन डीएनए है किसमें नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, याद रखो बच्चों। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों को सिलेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक साइट चाहिए, किसमें, ये जो प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड में हमको एक साइट चाहिए। और वो साइट हमेशा क्या होता है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होता है। यानी वो साइट, वो जीन जो कि इस बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, जैसे हमने आपको दिखाया प्रीवियस पिक्चर में एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो दो साइट है, दो रेजिस्टेंट साइट है, तो ये दो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, सो दीज आर यूजुअली द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट or those sites which help in identifying the transformed and non-transformed host cell। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है रेस्ट्रिक्शन साइट, जिसको कहा जाता है क्लोनिंग साइट। सो ये क्लोनिंग साइट का काम क्या है बच्चों, इट अलाउज क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कॉलाई क्लोनिंग वेक्टर ऑफ PBR322 इंक्लूड्स HIND3 ECOR1। जैसे बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पिक्चर था, इससे पहले मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो पिक्चर था बच्चों, ये है एक प्लाज्मिड। तो इसमें क्या है आपका, मैं बता दूँ कि क्लोनिंग साइट कौन सा होना चाहिए। क्लोनिंग साइट वही होना चाहिए जहाँ पर हम इस डीएनए को काट के हम फॉरेन डीएनए को डाल सकते हैं, ताकि ये डीएनए का, इस डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसके साथ साथ ये फॉरेन डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, उसको कहा जाता है क्लोनिंग साइट। तो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये तीन साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लो। और ये स्पेसिफिक साइट को कट कौन करता है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, बाम H1 कट करेगा, यहाँ पर SAL1 कट करेगा। तो स्पेसिफिक साइट है। और जनरली हमने आपको बताया कि तीनों फीचर को सेटिस्फाई करना है। हम ऐसा नहीं कि फॉरेन डीएनए को ओरी में डाल देंगे, तो ओरी को काट के डाल देंगे तो रेप्लिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, ROP में डालेंगे तो जो रेप्लिकेशन प्रोटीन है उसका जो रेगुलेशन होता था वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको ऐसा साइट सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कोई हार्म नहीं होगा इसको, और इसका जो प्रॉपर्टी है वही रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसीलिए हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही सिलेक्टेबल मार्कर होता है और क्लोनिंग साइट भी वही होता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने दिया है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हो। ओरी, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ROP कोड्स फॉर प्रोटीन which are involved in the process of replication of plasmid. Then restriction site and selectable markers। देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सा है, जहाँ पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दिया है। और इस पिक्चर से बच्चों आप एक चीज़ जान सकते हो, देखो ब्लैक लेटर में हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया और ब्लू लेटर से हमने बैक्टीरिया का नाम दे दिया, जिस बैक्टीरिया से वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई किया गया है, आइसोलेट किया गया है। तो जो लोग एंट्रांस दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप ये बैक्टीरिया का नाम याद रख सकते हो और उससे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया जाता है वो भी आप जान सकते हो।
तो ये था बच्चों आपका क्लोनिंग वेक्टर। उसमें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन inserting the foreign DNA in antibiotic resistant site. So उसके अलावा बच्चों यहाँ और एक मेथड हम पढ़ेंगे किस तरह हम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द बेटर वे टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है? ये जो मेथड हमने बोला ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करना बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक्स, वो इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि दिस पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन बच्चों। उसका रीज़न में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस इज बेटर देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट फॉर एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो आपको ये आंसर लिखना है कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। क्योंकि यहाँ पर 2 एंटीबायोटिक है तो हमको एक साथ 2 प्लेट में एंटीबायोटिक ऐड करके देखना है कि किसमें एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करता है बैक्टीरिया और किसमें टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करता है। तो बच्चों देखो ये एक कम्बरसम प्रोसेस है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और इसीलिए इट इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मान लो हमारा एम्पिसिलिन, जो यहाँ मैं पिक्चर में जाऊँ फिर से, जस्ट अ मिनट, तो बच्चों देखो हम यहाँ पर उसी पिक्चर में आएंगे। देखो हम अगर टेट्रासाइक्लिन साइट पे हम डाल रहे हैं फॉरेन डीएनए को, यहाँ पर फॉरेन डीएनए हमने मान लो डाल दिया, ठीक है, ये है फॉरेन डीएनए हमने डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो जिस बैक्टीरिया में डालेंगे वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर एम्पिसिलिन में डालते हैं तो वो एम्पिसिलिन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उस बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या चाहिए इसको, उसके लिए इसको साइमल्टेनियस प्लेटिंग चाहिए। सो इसीलिए ये एक कम्बरसम प्रोसेस है। सो अनदर मेथड इज डेवलप्ड, जिसकी वजह से दूसरा मेथड का डेवलपमेंट हुआ एंड दैट मेथड इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट को सिलेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो ये है आपका अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट को कुछ नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक आपका साइट होता है दैट इज़ नोन एज द जीन दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला एक जीन होता है और उसी जीन को हम एक्सप्लोइट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस पिक्चर में दिस इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज साइट और यहाँ पर हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए को डाल दिया। यहाँ पर हमने फॉरेन डीएनए को डाला, देखो ये फॉरेन डीएनए ऑरेंज कलर है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज साइट कौन सा कलर था, रेड कलर था। तो अभी हमने यहाँ पर फॉरेन डीएनए डाल दिया तो ये बन गया हमारा आर डीएनए। अभी ये आर डीएनए को हम क्या किए, बैक्टीरिया में डाले, जैसे एज यूजुअल हम प्रोसेस करते हैं वैसे प्रोसेस किया गया। लेकिन यहाँ पर इसका एक एडवांटेज है बच्चों, एक्सक्यूज मी,
कि हम इसमें जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मर्स उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, चलिए देखते हैं। द इंसर्शन ऑफ RNA into the coding sequence of an enzyme beta galactosidase leads to the inactivation of enzyme called insertional inactivation। तो अभी जब हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जगह पर हमने क्या डाला, फॉरेन डीएनए डाल दिया। ये ऑरेंज कलर का जो फॉरेन डीएनए है हमने डाल दिया। अभी इसको हम डाल देने से क्या होगा, ये और बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए द जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज is inactivated, that's why it is known as insertional inactivation। okay, so जब हम इसका कॉलोनीज हम इसको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किए, अभी हम जानना चाहेंगे कि बैक्टीरिया में किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किस में नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम एक क्रोमोजेनिक डाई यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ओके, तो एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर भी ये जो सबस्ट्रेट है, दैट सबस्ट्रेट इज स्पेसिफिक फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। जब ये एंजाइम के साथ अटैच होगा तो उसमें ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा और हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, देखो, अगर किसी सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसमें अगर ऐसा एंजाइम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करेगा, एक ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जिसमें हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहीं पर हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया, अभी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हम जब क्रोमोजेनिक डाई ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसका कोई एंजाइम नहीं है तो एंजाइम के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा और बाइंडिंग नहीं होगा और ये ब्लू कलर नहीं देगा। तो यानी जिसमें फॉरेन डीएनए आया है, यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी जो सेल ट्रांसफॉर्म्ड है, वो ब्लू कलर आएगा। ब्लू कलर नहीं आएगा, दैट इज कलरलेस रहेगा। और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी जिसमें एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आकर ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अभी हम जो ब्लू कलर है, दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, हमको पता चल गया, उसको हम अभी निकाल देंगे। तो बाकी जो कलरलेस होस्ट रह गए, दे आर ट्रांसफॉर्मेंट्स। सो इज नॉट इट सो ईजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड वेयर वी वेर यूजिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वाई दिस मेथड इज बेटर, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है एंड वेरी इजीली वी कैन सेपरेट द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बाय यूजिंग द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेथड भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल। एंड अभी हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। अभी तक हम देख रहे थे बच्चों क्लोनिंग वेक्टर्स, प्लाज्मिड के बारे में देख रहे थे। अभी भी हम देखेंगे कि वही प्लाज्मिड बट प्लांट सेल के लिए एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड होता है जिसको कहा जाता है TI प्लाज्मिड। इट इज़ ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन, ये बैक्टीरिया का नाम आपको लिखना है। और जब आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, आपको इटलिक्स में लिखना है या फिर उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये बच्चों आप हमेशा ध्यान में रखना। तो ये प्लाज्मिड जो है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन बैक्टीरिया में रहता है
और जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन बैक्टीरिया किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उसमें ट्यूमर फॉर्म करता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये स्टेम है और इस स्टेम में किस तरह ट्यूमर बना हुआ है। और ट्यूमर क्या है आप जानते हो, इट इज़ ए अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल, ओके, जिसका हम ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं क्या, टीआई प्लाज्मिड, ओके, बिकॉज इट इंड्यूसेस ट्यूमर। इट इज वाइडली यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर टू डिलीवर डिजायरेबल जीन टू द होस्ट प्लांट टू गेट ट्रांसजेनिक प्लांट। ये प्लांट के लिए यूज होता है। ये मान लो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड में हम फॉरेन डीएनए को डालते हैं और इसको हम प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करवाते हैं। और जो प्लांट सेल में हम फॉरेन डीएनए डालते हैं उस प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड? इट्स साइज इज 250 approximately 250 kilobase pair. It is a pathogenic species to many dicot plants. Many dicot plant में ये पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करता है जिसके वजह से ये ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। इट कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। ये है क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है, इसको क्राउन गॉल डिजीज कहा जाता है। अभी इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे बच्चों। इस प्लाज्मिड में एक स्पेसिफिक जीन होता है, स्पेसिफिक डीएनए होता है जिसको कहा जाता है टीडीएनए, ओके, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ओके। तो मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, तो यहाँ से यहाँ तक टीडीएनए होता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा टीडीएनए भी हो सकता है इसका, और ये टीडीएनए में एक जीन ऐसा होता है जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट सेल में, यानी प्लांट बॉडी में, ठीक है। सो ये एग्रोबैक्टीरियम के पास क्या एबिलिटी है? इट हैज़ एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल टू ट्यूमर सेल बाय इंसर्टिंग ए डीएनए पीस नोन एज टीडीएनए। जो हमने आपको बताया कि ये टीडीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करता है और ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है। सो ये कैसे ट्यूमर कॉज करता है? क्योंकि ये जो टीडीएनए होता है, यहाँ पर एक जीन होता है जो कि एक केमिकल प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरियम। वो बैक्टीरियम के लिए यूज़फुल होता है ताकि वो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है और ट्यूमर कॉज करता है। आफ्टर इंसर्टिंग द डिजायर्ड जीएनए इनटू द टीआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड है, ये टीडीएनए है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक टीडीएनए है। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया, ओके, हमने डिजायर्ड जीन डाल दिया। तो जब हम डिजायर्ड टीडीएनए जहाँ होता है वहीं पर हम उसको कट करके फॉरेन डीएनए को डाल देते हैं, तो इसका पैथोजेनिक एबिलिटी लूज हो जाता है। जो ये डिजीज कॉज कर रहा था, डिजीज कॉज और नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो फॉरेन डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करा सकता है, ओके। तो बच्चों ये है इसका बहुत ही एक स्पेसिफिक फीचर है कि हम अगर टीडीएनए को कट करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके वहीं पर हम टारगेट डीएनए डालते हैं जिसको कि हमको प्लांट में डालना है, तो उस टीडीएनए में जो पैथोजेनिक एबिलिटी था, जो ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था, इन्फेक्शन कर रहा था प्लांट में, अभी वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र होस्ट सेल में डायरेक्टली करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। इट कंटेन्स वीर और वाइलोलेंस जीन विच ट्रांसफर्स टीडीएनए रीजन टू द प्लांट सेल
एंड गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट जीनोम। तो ये जो टीडीएनए में हमने फॉरेन डीएनए को डाल दिया, तो ये फॉरेन डीएनए क्या करता है, प्लांट का जो डीएनए है उस डीएनए को ट्रांसफर कर देता है और प्लांट का जो डीएनए होता है उसी के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है। एंड टीआई प्लाज्मिड कैन बी मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट टू इंसर्ट द डिजायर्ड जीन। बच्चों ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन इज कॉल्ड नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। व्हाई? इसका आंसर होगा बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन हैज टेंडेंसी टू इनकॉर्पोरेट इट्स जीनोम इनटू द प्लांट जीनोम। सीधा प्लांट के जीनोम में ये डाल देगा, ठीक है। मतलब ये प्लांट का सेल है बच्चों, प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है यानी डीएनए है, जब ये टीडीएनए यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से हम इसको इन्फेक्ट कराएंगे तो ये सीधा जो फॉरेन डीएनए था, फॉरेन डीएनए को वो प्लांट का डीएनए में डाल देगा। दैट्स वाई इट इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ओके, ये है स्ट्रक्चर टीआई प्लाज्मिड का। जैसे हमने बताया था, इसका एक टी डीएनए रीजन होता है और इसी रीजन में हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को डालते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि जैसे वेक्टर का बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ओरिसाइट इज देयर, ठीक है। और ये जो टी डीएनए का बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टी डीएनए है, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक टी डीएनए होता है। और ये है वीर जीन, वायरुलेंस रीजन, जो कि टी डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफर करवाने में हेल्पफुल होता है। तो ये देखो मेथड बच्चों किस तरह ये प्लांट सेल में जाता है एंड व्हाई इट इज नोन एज नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। देखो बच्चों, ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन जिससे हमने टीआई प्लाज्मिड को लिया। टीआई प्लाज्मिड का ये है टी डीएनए, टी डीएनए में हमने फॉरेन डीएनए को डालना है, तो टी डीएनए जहाँ पर था हमने वहाँ पर फॉरेन डीएनए डाल दिया और ये हो गया अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी हम इसको जब प्लांट सेल में डालेंगे तो आप देखो बच्चों, प्लांट सेल का ये था क्रोमोजोम था ना, क्रोमोजोम में डीएनए होता है, सीधा ये जो टी डीएनए था, ये टी डीएनए सीधा प्लांट के जो डीएनए है उसी डीएनए में चला गया। अभी ये हम किस स्टेज में ऐड करेंगे, जब टिश्यू कल्चर हो रहा है तभी हम इसको ऐड करेंगे। ये जो प्लाज्मिड है जो आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो सारे प्लांट सेल के अंदर चला जाता है और उससे जो प्लांट होता है उस प्लांट का सारे सेल में ये फॉरेन डीएनए आ जाता है। सो दिस इज द मेथड हाउ टीआई प्लाज्मिड act as natural engineer, genetic engineer and how it is transferred to the plant। तो बच्चों इसको आप फिर से बैक जाकर आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अगर लेवलिंग जो है उसको आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा टूल होता है जो आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे, है मेकिंग ए होस्ट कॉम्पिटेंट। अभी देखो बच्चों, हमने प्लाज्मिड बना दिया, प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए को भी डाल दिया। अभी ये फॉरेन डीएनए को हमको क्या करना है, बैक्टीरिया में डालना है या फिर प्लांट सेल में डालना है, बैक्टीरियल सेल में डालना है या फिर प्लांट सेल में डालना है या फिर एनिमल सेल में डालना है। तो अभी ऐसा तो नहीं कि हम जैसे ही प्लाज्मिड को इसके पास रख देंगे तो वो प्लाज्मिड अपने आप अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हर एक का सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन होता है और वो सेल मेम्ब्रेन का कुछ जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो बहुत बहुत स्पेसिफिक होता है, जिसके वजह से ये डीएनए इजीली होस्ट के अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा सो दैट इट कैन एक्सेप्ट द प्लाज्मिड, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अभी देखते हैं किस तरह हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर हमने लिया है, देखो ये है पहला वाला कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड से हम ये बैक्टीरियल सेल के लिए होता है,
ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एंड हीट शॉक मेथड, बाईवैलेंट कैटायन एंड हीट शॉक मेथड, ये दोनों होते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए, ओके, यानी प्लाज्मिड को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में डालने के लिए। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन, ये भी बैक्टीरियल सेल के लिए होता है, प्लांट सेल के लिए भी होता है। देन माइक्रो इंजेक्शन, ये एनिमल सेल के लिए होता है। एंड बायोलिस्टिक गन और जीन गन, ये प्लांट सेल के लिए होता है। एंड प्लांट का तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ मेथड्स का नाम। ये मेथड हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या क्या मेथड है। सबसे पहले एनिमल सेल को छोड़ के बाकी जो बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है एंड प्लांट सेल है, सबका सेल वॉल होता है। तो सबसे पहले इन सेल का सेल वॉल को हमको रिमूव करना है। कैसे? बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंजाइम। जैसे फंगस का क्या होता है, काइटिन होता है, तो हम अगर काइटिनेज ऐड करेंगे तो उसका सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, अगर हम सेल्यूलेज ऐड कर देंगे तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमको सबसे पहले सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना, सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट बैरियर आता है सेल मेम्ब्रेन। बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हर सेल का, चाहे वो प्लांट हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, उसके मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लेकिन ये पोर का जो साइज होता है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू अलाउ द आरडीएनए टू एंटर इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए इसका साइज जो होता है सफिशिएंट नहीं होता है। तो हमको ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिससे ये जो पोर है, ये पोर बड़ा हो जाएगा और हमारा जो आरडीएनए है उसके अंदर आसानी से एंटर कर पाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए यहाँ पर दो मेथड दिया गया है। एक है बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विथ डाईवैलेंट कैटायन, जैसे कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, जिससे क्या होता है, आपका जो डीएनए का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड डीएनए आसानी से एंटर कर सकता है। देन हीट शॉक मेथड, इसमें हम सेल को 0 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, देन it is suddenly taken to the 42 डिग्री सेल्सियस and again brought back to 0 डिग्री सेल्सियस, जिसके वजह से मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, जो होल का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है और डीएनए आसानी से एंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये बिफोर ऐसे होता है, जैसे ये है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है ये। ठीक है, और अभी हमको प्लाज्मिड डालना है, तो प्लाज्मिड डालने के बाद बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले हम कैसे, जो हमने हीट शॉक एंड बाईवैलेंट कैटायन बताया उसका डिटेल्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ। बच्चों डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक आपको पता है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर व्हिच मीन्स इट लाइक्स टू मिक्स विथ वाटर। हाउएवर बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज रिच इन लिपिड। तो अभी क्या करेगा, वो डीएनए को एंटर करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ लिपिड है, वहाँ उसका एफिनिटी किसके लिए है, वाटर के लिए है, तो डीएनए पास नहीं कर सकता। इसीलिए हमको इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम केमिकल मेथड यूज करेंगे। So the chemical competence is commonly brought about by incubating bacteria on ice. पहले इसको incubate करेंगे ice in a solution containing calcium chloride। हमने आपको बताया था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बारे में, बाईवैलेंट कैटायन से हम इसको ट्रीट करना है। तो किस तरह ट्रीट करेंगे, आइस मीडियम में यानी कोल्ड कंडीशन में रख के हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे। तो जो कैल्शियम क्लोराइड से रिलीज होगा कैल्शियम आयन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो हमारे जो द नेगेटिव चार्जेस ऑन द बैक्टीरियल लिपिड बाइलेयर एंड डीएनए एंड लिपिड का जो लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको ये कैल्शियम न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी दोनों न्यूट्रल हो गए,
तो आसानी से आपका डीएनए एंटर कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट दूसरा है हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में बच्चों क्या करना है, द बैक्टीरिया आर ट्रीटेड टू हीट शॉक। टिपिकली दे आर ब्रीफली सब्जेक्टेड टू 42 डिग्री सेल्सियस बिफोर रिप्लेसिंग देम ऑन आइस। तो हाई टेम्परेचर देना है, आइस में लाना है, फिर हाई टेम्परेचर, फिर आइस में। तो इससे क्या होता है, द मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी होता है, जो पोर्स होता है, वो वाइड हो जाता है और डीएनए आसानी से एंटर कर जाता है। ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो इसके अलावा बच्चों ये बैक्टीरिया के लिए था। अभी एनिमल्स के लिए है माइक्रो इंजेक्शन। इट इज़ अ मेथड दैट अलाउज DNA to be directly injected into the nucleus of the animal cell. Ballistic gun, it is another method that is used commonly in plant cells. Microparticles of gold or tungsten are mixed with DNA molecule and then shot at shells at high velocities using a gene gun. मैं इसका पिक्चर आपको दिखाऊंगी। Then disarmed pathogen, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन में ये एक पैथोजन है, प्लांट के लिए पैथोजन है क्योंकि इसमें टीडीएनए होता है। टीडीएनए में पैथोजेनिक जीन होता है। तो हम उस पैथोजेनिक जीन को हटा के अगर फॉरेन डीएनए डालते हैं तो ये क्या हो गया, डिसआर्म्ड पैथोजन। पैथोजन था लेकिन उसका जो डिजीज कॉजिंग जीन है हम उसको हटा देंगे और उसी के थ्रू हम अगर डीएनए डालेंगे तो ये संभव होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन में। तो ये भी आपका डायरेक्टली हमारे जो फॉरेन डीएनए है उसको प्लांट सेल में ले सकता है। देन इलेक्ट्रोपोरेशन, इसमें इलेक्ट्रिक पल्स दिया जाता है जिसके वजह से परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज इंक्रीज्ड और आसानी से आपका जो डीएनए होता है वो एंटर कर सकता है। ये इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड है बच्चों। यहाँ पर देखो ये है बिफोर इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक पल्स देने से पहले, और ये इलेक्ट्रिक पल्स के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्स के वजह से ये जो ओपनिंग होता है वो वाइड हो जाता है और डीएनए आसानी से एंटर कर सकता है। और ये है माइक्रो इंजेक्शन, एक माइक्रो पिपेट होता है जिसके थ्रू सीधा एनिमल सेल में, सेल का न्यूक्लियस के अंदर हम फॉरेन डीएनए को डाल सकते हैं। और ये है आपका बच्चों जीन गॉन और बायोलिस्टिक गॉन। यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, जो डीएनए हमने बनाया आर डीएनए, तो आर डीएनए को हम गोल्ड पार्टिकल से रैप कर देते हैं ताकि ये हैवी हो जाता है। गोल्ड को छोड़ के कोई भी हैवी मेटल का पार्टिकल्स जो होता है उससे हम रैप कर सकते हैं ताकि ये हैवी होगा। एंड हम इस तरह का एक गन से प्लांट सेल के अंदर शूट कर देते हैं और शूट करने से वो सीधा प्लांट सेल का न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। आज हमने बच्चों क्या पढ़ा, 2 more tools of biotechnology, that is your cloning vector and making the host competent। ठीक है, एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा। द बायोटेक्नोलॉजी इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए एंड देन इंसर्टिंग इनटू होस्ट फॉर इट्स एक्सप्रेशन। Cloning vectors are extra chromosomal replicants of DNA which can be isolated and can replicate independently on the chromosome. Cloning vectors should have very important ORI rope that codes for the protein to allow DNA polymerase to recognize, selectable marker and restriction site. Okay, and it should be of small size. Commonly used cloning vectors are plasmid, PVR322 PUC, cosmid, phasmid, bacteriophage, BAC and YAC. Then alternative selective markers are used to help the select transformers from non-transformers easily by using beta galactosidase sequence that is insertional inactivation. Okay. The host cells are made competent to allow them to be transformed with foreign DNA. The bacterial cells are made competent by treating them with a solution of calcium chloride, that is divalent cations, neutralizes the negative charge of the cell membrane and the DNA, and then giving heat shock, that is about 0 degree, first 0 degree, then 42 degree, then again 0 degree Celsius to allow cell membrane permit the gene. These are other methods of
There are some other methods of gene transfer without vector like chemical method, electroporation, gene gone method and micro injection method. ठीक है, तो चलिए बच्चों आज भी हम देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टेंट असेसमेंट कर लेते हैं आपने क्या ग्रास्प किया. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर. ये फिगर किसका है बच्चों? PBr322. It represents the E. coli vector PBr322. Which one of the given option correctly identifies its certain components? तो ये ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन चूज करना है बच्चों. 4 ऑप्शन है. ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रोप reduces osmotic pressure, HIND3, ECOR1 selectable markers, ampicillin R, TET R, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. तो आपका टाइम अभी से शुरू हो जाता है बच्चों. आप एक एक क्वेश्चन पढ़िए और उसका जो 4 ऑप्शन है उस ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन आप अपने नोट में लिख के रखिए आपका आंसर. उसके बाद हम अपना आंसर देंगे. आप अपना आंसर हमारे आंसर के साथ मैच करके देखिए करेक्ट है या नहीं है. अगर करेक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका छूट हो गया है, आप अच्छे से समझ नहीं पाए. प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द वीडियो वंस अगेन सो दैट यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन्स, सिलेक्टेबल मार्कर. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not a feature of the plasmid? Transferable, single stranded, independent replication, circular structure. Fourth question, the colonies of recombinant bacteria appears white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of A. Insertional inactivation of beta-galactosidase in recombinant bacteria, inactivation of glycosidase enzyme in the recombinant bacteria, non-recombinant bacteria containing beta-galactosidase, insertional inactivation of alpha-galactosidase in non-recombinant bacteria. Then next question, biologistic or gene gun is suitable for disarming pathogen vector, transforming plant cells, constructing recombinant DNA by joining with vectors, DNA fingerprinting. So आप तैयार है ना अपने आंसर के साथ? तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है बच्चों. सो दीज आर माई आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा, एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. क्वेश्चन नंबर 2 का भी डी ऑप्शन होगा, सिलेक्टेबल मार्कर. क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड. क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, ट्रांसफॉर्मेशन. बी ऑप्शन होगा इसका बच्चों. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल विल बी द आंसर. सो अभी आप अपना मैच करके देख लीजिए. अगर गलत है तो आप फिर बैक जाइए एंड इसको देख लीजिए और करेक्ट आंसर कीजिएगा. देन कुछ होम असाइनमेंट बच्चों ज़रूर ले लीजिए. ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को हमेशा मैं होम असाइनमेंट देती हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए स्कीमेटिक स्केच ऑफ PBr322 प्लाज्मिड एंड लेबल द फॉलोइंग इन इट. Any 2 restriction site, an antibiotic resistant gene, ORI and ROP gene. Question number 2, explain the process by which a bacterial cell can be made competent. Why is it is essential to make bacterial cell competent in recombinant DNA technology? Okay. Then name the selectable markers in PBr322. Why insertional inactivation is preferred over antibiotic resistance procedure? A vector is engineered with 3 features which facilitates its cloning within the host cell. List the 3 features and explain each one of them. Describe various methods of introducing rDNA into host cell. तो ये जितना सारा क्वेश्चन हमने दिया बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए. और हमने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि उसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा एंड यू कैन राइट डाउन दैट आंसर्स. सो लुक फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोसेस ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ DNA, कटिंग ऑफ DNA एंड जीन एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग PCR. सो
this will be our next topic. Till then, bye bye. Thank you for watching. Keep watching.